हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल TG2 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो सभी प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजली के खंभे को झुकने से बचाने के लिए उसे सहारा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा जैसे ये पोल खड़ा है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे इस इस टाइप से आप एक वायर बांधते हैं, ठीक है। तो उसे सहारा देने के लिए, मतलब झुकने से बचाने के लिए, सहारा देने के लिए किस तार का उपयोग करते हैं। तो वो होता है तान तार या स्टे वायर कहते हैं, स्टे वायर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो स्टे वायर होता है या तान तार, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1350 RPM देन द बैकवर्ड स्लिप एज, मतलब आपसे बैकवर्ड स्लिप पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पोल की संख्या दे रखी है 4, उसके बाद एफ दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और यहाँ पे रोटर की स्पीड दे रखी है 1350। तो NR यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। NR 1350 दे रखी है। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे पहले। तो NS इज इक्वल टू क्या होता है, NS इज इक्वल टू होता है 120 एफ का मतलब 50 अपॉन पोल की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पे इसे क्लिक, मतलब 4 बार 30 बार मतलब कट गया, यहाँ से 50 से 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 RPM आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। 1500 RPM स्पीड आ गई। तो आप स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 NS माइनस, तो 1500 माइनस 1350 अपॉन 1500, तो स्लिप कितनी आ जाएगी, स्लिप आ जाएगी यहाँ से आप इसे मतलब काटेंगे तो यहाँ पे स्लिप आ जाएगी आपकी 0.1, ठीक है। 0.1 आ जाएगी, 0.1, ठीक है। अब उसके बाद आप स्लिप आ गई तो अब बैकवर्ड स्लिप निकालनी है। तो बैकवर्ड स्लिप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 - S, ठीक है। 2 - S होता है। बैकवर्ड स्लिप निकालने के लिए क्या होता है, 2 - S। तो 2 - S मतलब स्लिप कितनी थी 0.1, तो 2 - 0.1, इसे आप माइनस करेंगे तो उसके बाद कितना आएगा 1.9। 1.9 आपका जो ऑप्शन दिख रहा है यही करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दी गई एकल बर्तन कुंडली में आपको बताना है। तो जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे चित्र में आपको यहाँ फिगर नहीं दे रखा है लेकिन आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे इस टाइप की कुंडली है, सिंगल टर्न्स है उसमें, तो ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। तो सिंगल टर्न्स की कुंडली में आपको इससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक आर्म की तरह भी कार्य करेगी, ठीक है। ये कंडक्टर के भी तरह बिहेव करेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये भी कुंडली भुजा और चालक दोनों है। तो ये सही राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाट इज एन इनफाइनाइट बसवार, तो आपको मतलब इनफाइनाइट बसवार क्या है ये पूछा है। तो इनफाइनाइट बसवार क्या होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बसवार विद कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मैं आपको बता दूं, जो बसवार होता है उसमें कांस्टेंट वोल्टेज होता है और कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसी को हम इनफाइनाइट बसवार कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10% पथांतर सर्पण पर चलने वाले एक 3 कला इंडक्शन मोटर की अधिकतम संभाव्य गति होगी। तो आपको 10% स्लिप दे रखी है, ठीक है। 10% स्लिप दे रखी है। स्लिप कितनी दे रखी है 10%। उसके बाद आपसे पूछा है अधिकतम स्पीड पे चल रही है मोटर, तो आपको उसकी रोटर स्पीड पूछिए, ठीक है। तो कितनी हो सकती है संभावित स्पीड। तो जैसे आपको पता होगा सिंक्रोनस स्पीड मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है 120 एफ कितनी होती है 50 अपॉन, और 2 पोल हो सकते हैं मैक्सिमम के लिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3000 RPM आ गई, ठीक है। NS आ गई 3000 RPM, NS 3000 RPM आ गई। तो यहाँ पे आपको 10% दे रखी है स्लिप, तो 10% इसका निकाल लेंगे। 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 300 आ जाएगा। 300 को माइनस कर दो NS में से, तो 3000 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2700 इसका करेक्ट आंसर आ गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सोपानी स्टेपर मोटर में 15 गुणन पूर्ण गुणन वांछित है। यदि सोपानी कोण 3.6 डिग्री हो तो इसके चालन प्रणाली कूटस्थ ड्राइव सिस्टम इनकोडर में कितना लोड दिया जाना चाहिए। तो आपसे पूछा है
तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें स्टेपर मोटर में 15 पूर्ण गुणन दे रखे हैं, ठीक है, रोटेशन। तो आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है 3.6। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस क्या पूछा है, इसके चालन प्रणाली कूटर ड्राइव सिस्टम एनकोडर में कितना लोड दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे मतलब 15 गुणन इंटू 360 डिग्री अपॉन 3.6 डिग्री, ठीक है। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार डिवाइड हो गया, तो यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट हट गया, यहाँ 0 लग जाएगा, 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा तो 100। तो ये कितना आ गया, 1500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आमतौर पर घर के खाने और पीने के मिक्सर के लिए किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर मतलब सार्वत्रिक मोटर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि डैश तो डीसी जनरेटर वोल्टेज निर्माण प्रक्रिया को रोक देगा। तो आपसे पूछा है यदि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे डीसी जनरेटर वोल्टेज को मतलब जो बन रहा है वोल्टेज उसे रोक देगा। तो कौन सा है, जब फील्ड रेजिस्टेंस का मान बढ़कर क्रांतिक मान से अधिक हो जाए, मतलब क्रिटिकल रेजिस्टेंस मतलब जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, जनरेटर वोल्टेज को बनाना बंद कर देगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैचुरेशन को नगण्य मानते हुए यदि डीसी सीरीज मोटर की 10 एम्पियर से बढ़कर 14 एम्पियर हो जाती है तो टॉर्क क्या होगा। तो आपको पता होगा टी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर सीरीज मोटर के लिए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे से जो वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे 10 एम्पियर से 14 एम्पियर हो जाती है। तो यहाँ पे T1 पहले कितना है, 10 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर। तो 10 मतलब आई का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब अपॉन T2 तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196। अब आप इसमें पूछा है कि तो टॉर्क क्या होगा, मतलब पिछले वैल्यू का कितना हो जाएगा। तो T2 निकाल लेंगे। T2 निकालने के लिए क्या होगा, आगे सॉल्व कर लेता हूँ। T2 निकालने के लिए क्या होगा, 196 T1 अपॉन 100, यही तो आ जाएगा। तो अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.96 T1 मतलब पहली वैल्यू का 1.96 टाइम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पिछले टॉर्क का 1.96 गुना हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल डैश होगा। आपसे पूछा 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल होगा। तो आपसे ध्रुव अंतराल पूछा है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा जैसे कि आपको यहाँ पर 80 कंडक्टर दे रखे हैं तो 80 कंडक्टर के लिए अंतराल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, 80 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पावर ट्रांसमिशन हेतु संभाव्य प्रणाली नहीं है। आपसे पूछा है कौन सी पावर सिस्टम है जो मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी फेजों की मतलब यहाँ पर प्रणाली नहीं दे रखी सिस्टम। तो आपको पता है जैसे 3 फेज 4 वायर होता है, सिंगल फेज 3 वायर हो सकता है और 3 फेज 3 वायर हो सकता है। तो यहाँ पे सिंगल फेज 4 वायर नहीं हो सकता। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको भी पता होगा इस चीज़ का, अगर नहीं पता है तो यहाँ से इन्हें रट लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक 600 kVA 250 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है तो इसका केवीए निर्धारण से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है जैसे आपको वैल्यू दे रखे हैं तो आपको केवीए रेटिंग किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे सीधे सीधे, आपको पता चल जाएगा कितना वैल्यू आएगा। तो जैसे कि 600 दे रखा है, 600 केवीए प्रोपोर्शनल में कितना दे रखा है, जैसे प्रोपोर्शनल नहीं लगाएंगे 600 अपॉन सेकंड केवीए, ठीक है। तो यहाँ पर केवीए के लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 250, उसके बाद दे रखा 50। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये 120।
तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, के वी इज इक्वल टू 120। तो 120 आपका इस तरह आप राइट आंसर निकाल सकते हैं इसका। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सवेल के क्रो स्क्रू नियम के संदर्भ में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चाप आर्क द्वारा दिखाया गया तो पेंच स्क्रू ए और बी में धारा की दिशा क्रमशः होगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का अधिकतम टॉर्क के डैश के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आप सभी को पता होगा इंडक्शन मोटर का टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर के। इंडक्शन मोटर का टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर के, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो मतलब परिवर्तन पूछा है, तो अगर वो मतलब प्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के साथ परिवर्तित होगा तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक धारा की स्थिति में सर्किट को भंग करने के उद्देश्य से एक पतला चालक बनाया जाता है तो पिघल कर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा जो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये फ्यूज बनाते हैं, ठीक है, फ्यूज इस तरह केस में बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर फ्यूज वायर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवित संधारित्र है, मतलब पोलराइजेशन कैपेसिटर पूछा है, तो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है विद्युत अपघटनी कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, चालकता प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रिलक्टेंस से संबंधित है। तो परमियंस से संबंधित होता है रिलक्टेंस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है चुंबक व्यापकता। डीसी मोटर की गति कंट्रोल के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बार्ड लियोनार्ड विधि का। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जबकि इनमें से तीनों इनकरेक्ट दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल ऑसिलेशन इज एन इशू फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन। तो न्यूट्रल किस टाइप के कनेक्शन में होता है। तो आपको बता दूं मैं, डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं इस तरह से, जैसे डेल्टा कनेक्शन इस तरह से बनाएंगे आप, तो इसमें तो कोई न्यूट्रल नहीं व्यवस्था होती है, लेकिन स्टार में होती है। स्टार में आप इस तरह बनाते हैं, इस तरह, ठीक है। तो आपको इसमें न्यूट्रल की व्यवस्था मिलती है, यहाँ पर न्यूट्रल, ठीक है। तो स्टार स्टार में मिलती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एन आइसोलेटर। आइसोलेटर के संबंध में आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आइसोलेटर नो लोड की स्थिति में आपको ऑपरेट करते हैं उसे, तो इट इज इंस्टॉल्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो यही आपका इनकरेक्ट है, उसे सर्किट के सब्सटीट्यूट ऑफ नहीं करते। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर सिंक्रोनाइजिंग टू अल्टरनेटर्स विच मेथड इज यूज्ड। तो आपको पूछा है सिंक्रोनाइजिंग के लिए दो अल्टरनेटर की कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है टू ब्राइट एंड वन डार्क मेथड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।